अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सब। बच्चों, हम आज अगले लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं और ये एसिड्स एंड बेसिस, यू कैन से कि ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन था हमारा आईमैट के सिलेबस का, ये उसका लास्ट सेगमेंट है जिसे हम 2 लेक्चर्स पे बेस करता हुआ इसकी डिटेल और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बड़े बेसिक से बात शुरू करते हैं कि एसिड क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग परहैप्स इससे वाकिफ़ हैं कि जो टर्म एसिड है ये एसिडस से डिराइव होती है। अलबत्ता यहाँ हमें इसकी वो हिस्ट्री और उन चीज़ों में बहुत टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्विकली इस पॉइंट पे आते हैं कि एसिड ऐसी अशिया होती हैं, ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि सोर टेस्ट देते हैं और इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि दे कैन डोनेट प्रोटॉन्स। जो स्पीशी, जो कंपाउंड H पॉजिटिव आयंस डोनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एसिड का नाम देते हैं। सिमिलरली जो स्पीशी बेस है ये बेसिकली जो है हम इसको इस तरह से भी कहते हैं कि दे एक्सेप्ट प्रोटॉन्स अदरवाइज़ इन दोनों को डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ़ वेज़ मौजूद हैं दुनिया में, जिन्हें हम यहाँ पर ब्रीफ भी करेंगे। मसलन हम लोग अगर इस पॉइंट पे आते हैं कि एसिड क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल HCl एक एसिड है, H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCOOH एक नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड में आता है, फॉर्मिक एसिड जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। बेस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, अमोनिया भी एक बेस है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं कि ये एसिड या बेस के तौर पर सर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस थ्योरी की। अगर ये एक बड़ी सिंपल और बड़ी बेसिक थ्योरी जो कि एसिड बेस के बिहेवियर को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेजेंट की गई, हम उसकी बात करते हैं। तो इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि एनी सब्सटेंस that can liberate protons in water, कोई भी ऐसी स्पीशी जो वाटर में, एक्वस मीडियम में, पानी में प्रोटॉन लिबरेट करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग एसिड का नाम देते हैं। जैसा कि आप क्लेम करते हो कि हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये डिसोसिएट होते हुए बनाता है H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पर ये जो H3O पॉजिटिव है ये बेसिकली H पॉजिटिव इन वाटर होता है जो कि वाटर के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच होकर स्टेबल फॉर्म में आ जाता है और एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट कैन
लिबरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन in water is called base। कोई ऐसी शय जो कि प्रोटॉन की बजाय हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करना शुरू कर दे वाटर में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे बेस कहा करेंगे। जैसा कि आप क्लेम करते हो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किया, इसने बनाए सोडियम आयंस और उसके साथ बनाए हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। ठीक है, ये एक्वस मीडियम में होंगे। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी में एक बाइंडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर मीडियम सिर्फ एक्वस हो सकता है, अदरवाइज़ हम इस थ्योरी को डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो अलबत्ता हमें ये थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प आउट कर सकती है कि ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा कंपाउंड एसिड है या कौन सा कंपाउंड बेस है, और ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। उसके बाद बच्चों एक और थ्योरी का मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा आपके साथ, और वो हमारे पास है ब्रोंस्टेड-लॉवरी थ्योरी। द ब्रोंस्टेड ठीक है, ये बच्चों जो थ्योरी है ये रिलेटिवली मोर जनरल लगती है कंपेयर टू द आर्हीनियस थ्योरी। और इस थ्योरी के मुताबिक हम ये स्टेट करते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट can donate H positive ion means proton in solution। एक्वस होना ज़रूरी नहीं है, is called acid, while any substance that can accept proton और H पॉजिटिव आयन, ये प्रोटॉन ही होता है, is called a base। इस थ्योरी के मुताबिक एक्वस होना ज़रूरी नहीं है, जो स्पीशी प्रोटॉन देती है वो एसिड होती है, और जो प्रोटॉन लेती है वो एक बेस के तौर पर सर्व करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कोई भी जनरल कंपाउंड था HX, जिसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया और ये आयोनाइज होकर बदला H3O पॉजिटिव में एंड X नेगेटिव में। तो इस इक्वेशन में जो HX है इसने प्रोटॉन दिया तो ये एक एसिड के तौर पर सर्व करेगा, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बेस के तौर पर अपीयर होगा। लेकिन डबल एरो का मतलब है रिएक्शन रिवर्सिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जाएगा। तो जब रिएक्शन रिवर्स होना शुरू होगा तो देन व्हाट अबाउट H3O प्लस। अब H3O प्लस में प्रोटॉन देने की सलाहियत मौजूद है और X नेगेटिव में उसे एक्सेप्ट करने की। रिएक्टेंट साइड पर वाटर क्या था, बेस, तो यहाँ पर ये उस बेस का बन जाएगा कंजुगेट एसिड, और जो X नेगेटिव है वो एसिड से आया तो ये उसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट
बेस। मतलब ये हुआ कि जो एसिड है वो बदल जाएगा कॉन्जुगेट बेस में, और जो बेस है वो बदल जाएगा कॉन्जुगेट एसिड में, रिवर्स हो जाएगा। और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमेशा लावरी ब्रांसटन थ्योरी के मुताबिक एग्जिस्ट करेगा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हुआ करेगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हुआ करेगा। एंड सेम विल बी ट्रू फॉर बेस, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वीक को पैदा करेगा और एक वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग को जनरेट करेगा। हम डेरिवेशन में तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन एक इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि फॉर conjugate acid base pair we have this relation कि जो Ka है this will be in inverse relation with Kb। वैसे तो इस लेक्चर में आगे चल के हम Ka और Kb को स्टेट करेंगे, लेकिन वो Ka और Kb कॉन्जुगेट एसिड बेस के नहीं होंगे। Ka और Kb दो ऐसे कांस्टेंट हैं जो कि एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो इन्वर्स रिलेशन है ये किसी एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के दरमियान है। ठीक है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये जो रिलेशन है ये HCl और NaOH के दरमियान है, दो डिफरेंट के नहीं। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर जो बन रहा है ये उनकी आइडियोलॉजी है कि ये उनका रिलेशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, और जो है ना, अगर इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के इस Ka और Kb का जो अदर रिलेशन हो सकता है वो हमारे पास आता है Ka मल्टीप्लाई बाय Kb is equal to Kw. This Kw is called ionic product of water. Ka ionization constant for acid है और Kb ionization constant for conjugate base है, और दोनों का प्रोडक्ट एक ऐसे कांस्टेंट के इक्वल है जो कि सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से बदल सकता है, Kw। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है लावरी ब्रांसटन थ्योरी के मुताबिक और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिहाज से कि ये क्या स्पीशी हो सकती हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे पास्ट में काफ़ी ज़्यादा कि कोई एक एसिड दे के पूछा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, या बेस दे के कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, या वो कौन सी स्पीशी है जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर सर्व कर सकती है। ऐसी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट की जाती हैं इस थ्योरी के रिस्पेक्ट से। ठीक है बच्चों, फिर एक और छोटी सी थ्योरी जो कि जस्ट आप कह लें कि हम उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें अगर उसको फेस करना पड़े एग्ज़ाम में तो हमें प्रॉब्लम ना हो, और वो है लुईस कॉन्सेप्ट। और अब जो लुईस थ्योरी है इसके मुताबिक हम जस्ट स्टेट करते हैं कि जी एनी सब्सटेंस that accepts lone pair of इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता हो इज कॉल्ड एन एसिड। ठीक है, एंड सिमिलरली
any substance that donates lone pair of electron is called a base। ठीक है, कोई ऐसी शय जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एक एसिड होगी, और कोई ऐसी शय जो लोन पेयर डोनेट कर सके वो एक बेस के तौर पर सर्व करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है NH3 और ये NH3 जो है ये रिएक्ट करने जा रहा है विद BF3, तो यहाँ से ये वाला लोन पेयर इसके पास अप्रोच करता है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा NH3 and BF3, इसमें NH3 ने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है तो ये एक बेस के तौर पर सर्व कर रहा है। BF3 ने इसको एक्सेप्ट किया तो ये क्या है, ये एक एसिड है और जो प्रोडक्ट बना उसे अडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस बेस पर भी हम, जैसे मैंने आज के लेक्चर के आगाज़ में एग्जांपल दी थी कि अमोनिया एक बेस है। दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू जज द बेस और एसिड नेचर ऑफ अ कंपाउंड। अदरवाइज और भी कई एक थ्योरीज़ के मुताबिक कई एक वेज हैं जिनको हम, जैसे हमने आज 3 थ्योरीज़ का मेनली जिक्र किया है इन शॉर्ट। ठीक है, तो इस तरह से ना बच्चों हम लोग किसी भी एसिड या बेस को जो है ना वो जज करेंगे और उसकी नेचर को स्टडी करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन थ्योरीज़। अगला पॉइंट मेरे पास जो आएगा एसिड बेस के लिहाज से वो है बच्चों अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कि वो क्या हो सकती है। तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो मुख्तलिफ एसिड या बेसिस हैं, हम किसी को कहते हैं जी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड अपीयर होता है, कोई वेरी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, कोई वेरी वीक हो जाता है। हाउ वी कैन डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ सम एसिड और सम बेस। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, फॉर एसिड्स जिसे Ka कहा जाता है, और इसकी Ka की बेस पर हम एक स्केल डेवलप कर सकते हैं कि कौन सा जो एसिड या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, फ़िलहाल हमने Ka यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड को एक्सप्लेन करने का जो है ना वो स्टेप लिया है। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे होगा कि लेट से Ha कोई एक कंपाउंड था जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व किया और ये आयोनाइज हो चुका H पॉजिटिव में एंड A नेगेटिव में, और मैं आपको ये वाज़िया कर चुका हूँ कि H पॉजिटिव को हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और मोस्ट प्रेफरेबली हम इसको H3O पॉजिटिव ही लिखते हैं क्योंकि H पॉजिटिव की एक्वस मीडियम में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। लेकिन सिंबल की शक्ल में हम H पॉजिटिव लिख दें या H3O पॉजिटिव लिख दें
दे गिव यू द सेम मीनिंग। अब इसमें हम वाटर को कांस्टेंट मानते हैं इस सेंस में कि वाटर जो है ये सॉल्वेंट है और ये लार्ज एक्सेस में मौजूद है, ठीक है। इसे हम लोग कांस्टेंट मानते हुए के ए लिखते हैं कि ये बराबर आ रहा है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि जो एसिड की मिकदार आयोनाइज हुई डिवाइडेड बाय द टोटल एसिड जो हमने ऐड किया। आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने बनाई हैं ये सिंबल होती हैं कंसंट्रेशन का, जिसके यूनिट्स हम लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो Ka है इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लार्ज Ka means strong acid and obviously small Ka means weak acid, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बात करते हैं कि Ka की वैल्यू को बड़ा रखें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और छोटा रखेंगे तो ये स्मॉल होती जाएगी तो ये वीक एसिड होता चला जाएगा। और जो Ka है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। Ka डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ एसिड, ठीक है। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या जो एसिड हमने यूज़ किया उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। एंड यू नो कि वी डू नॉट नीड टू मेमोराइज द Ka वैल्यूज़ ऑफ सेवरल एसिड्स। हमें कंपैरिजन जब मिलेगा तो हमें Ka गिवन हुआ करेंगे, तो हाँ अलबत्ता हमें उनको देखकर आइडेंटिफाई करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू लार्ज या स्मॉल है, तो उसके मुताबिक हम डिसाइड कर पाएँ कि कौन इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन इनमें से वीक एसिड है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इसी पैटर्न पे मैं लिखता हूँ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेसिस, ठीक है। इसके बेस पर हम क्या लिखते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस क्या हुआ करेगा। जैसे हमने एसिड को कहा वैसे ही बेस के लिए यहाँ पर क्या आता है, टर्म Kb आ जाती है, दैट इज़ फॉर बेसिस ओनली। अच्छा, अब इसमें हम लोग लेट सपोज कि मेरे पास A नेगेटिव कोई स्पीशी थी जिसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया और इसने वाटर से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनाया Ha प्लस OH नेगेटिव। ये है किसी स्पीशी के लिए जो कि आयनिक स्पीशी है। इवन you can write कि you have some base B and you are going to add in water and it is going to accept some protons and being converted into BH positive along with the liberation of hydroxide ions। तो ये भी क्या है बच्चों, इसमें भी B जो है ये बेस के तौर पर सर्व कर रहा है। अब किसी के लिहाज से भी मेंशन कर लें तो KB इक्वल आ जाएगा BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय B के लिहाज से हम लिख रहे हैं तो ये होगा
बी की कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर सॉल्वेंट है और ये कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसा ही है कि अमाउंट ऑफ बेस जो आयोनाइज हुई और टोटल अमाउंट ऑफ बेस जो हमने ऐड की, इसकी रेशो को हमने क्या कहा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेसिस का नाम दिया है। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर 3 कंक्लूजन बनाए, वैसे ही यहाँ पर हमें नज़र आएंगे कि लार्जर वैल्यू of Kb means, अगर Kb की वैल्यू बड़ी है तो इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, देन स्मॉलर वैल्यू ऑफ Kb means weak base, and Kb जो है depends upon temperature and nature of base, यानी कि डिफरेंट बेसिस के लिए Kb डिफरेंट होगा और एक ही कंपाउंड का Kb डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ये बात करते हैं कि Ka और Kb जो कि एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करते हैं, ये क्या पैरामीटर्स होते हैं। और इस Ka या Kb को हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड pKa एंड pKb। और इस pKa या pKb का जो कंसर्न है बच्चों, वो दरअसल इस बात के साथ है कि जो Ka या Kb है, इसकी वैल्यू समटाइम बहुत स्मॉल होती हैं, 10 रेज़ पावर -3, -4, -5 की रेंज में, और सम टाइम बहुत लार्ज होती हैं, 10 रेज़ पावर +3, +4 इस तरह से। तो हम उसको लॉगरिथमिक स्केल में जब लाते हैं तो वो वैल्यूज़ हमारे लिए एक कंफर्टेबल डिजिट, यानी कि 1, 2, 3, 4, -1, -2 इस तरह के डिजिट्स बनते हैं, जिनको हमारे लिए कंपेयर करना आसान लगता है, इसलिए हम हमेशा ये वाला स्केल प्रेफर करते हैं। अब उसमें जो pKa होगा, ये इक्वल हुआ करेगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka के। सिमिलरली जो pKb होगा, ये इक्वल आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Kb के। ठीक है ना, pKa बराबर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka और pKb बराबर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ Kb के। अब इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जितना pKa की वैल्यू स्मॉल होगी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और वैल्यू लार्ज होगी तो एसिड या बेस वीक होगा। ये दोनों के लिए सेम पैटर्न चलेगा कि स्मॉल pKa और pKb मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, और इसके कन्वर्स हम कहेंगे लार्ज pKa और pKb मीन्स वीक एसिड और बेस। ठीक हो गया बच्चों। जैसे ना एक वैल्यू आप लें, लेट से कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसकी Ka वैल्यू 10 रेज़ पावर +7 है, तो जब आप उसकी pKa वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर 7 का आंसर क्या निकलेगा, -7।
और अगर कोई एसिड होता है जिसकी Ka वैल्यू 10⁻³ है लेट सपोज, तो उसकी pKa जो है वो क्या निकलेगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ का आंसर आएगा 3। अब जो बात हमने की है इन्वर्स ऑर्डर वाली कि आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी pK वैल्यू -7 आ रही है जो बहुत छोटी है, इट मीन्स कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। ये वैल्यू 10⁻³ बता रही है कि एसिड इज़ वेरी वीक, जबकि उसकी pK वैल्यू +3 में आने का मतलब भी क्या है, एसिड इज़ वेरी वीक। तो ये स्केल यूजुअली कंफ्यूज करता है Ka और pKa का, इस तरह Kb और pKb का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आज के लेक्चर की कुछ डिस्कशन थी अबाउट द नेचर ऑफ कंपाउंड्स के कौन कौन से एसिड बेस या के तौर पर सर्व करते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, और उसके बाद हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि जी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा वेरी वीक है, एंड सिमिलर फॉर बेसिस। अब हम लोग कुछ एज यूजुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर योर एग्ज़ाम प्रेपरेशन एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये ही असल में बहुत वर्थवाइल सेगमेंट होता है लेक्चर का, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला, क्योंकि इसमें हमने लेक्चर को समराइज़ भी करना होता है और हमने ये भी देखना होता है कि एग्ज़ाम में हम किस चीज़ को फेस करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हम आज यहाँ देखने जा रहे हैं, लिखा गया जी कि एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड बिकॉज, एसिटिक एसिड को एक वीक एसिड माना जाता है, उसकी कॉज क्या है, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ एसिडिक। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से हम ये तो नहीं कह सकते कि एसिडिक सोल्यूशन होने का मतलब है कि ये वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज़ हाईली आयोनाइज्ड, तो ये तो अगेंस्ट जा रही है बात। वीक एसिड ने तो हाईली आयोनाइज नहीं होना था, उसे तो वेरी लेस आयोनाइजेशन शो करनी चाहिए और लेस अमाउंट में प्रोटॉन्स पैदा करने चाहिए, इसलिए ये भी हमारे पास इररेलेवेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ आयोनाइज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें कुछ जना अपील कर रहा है कि ये स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज हो रहा है, मतलब बड़ी कम मिकदार में प्रोटॉन्स पैदा करेगा, बट वी हैव द अदर ऑप्शंस एज वेल। नेक्स्ट, इट कंटेन्स COOH ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, तो ये होना इसके वीक एसिड होने की कोई दलील नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मस्ट बी एन एसिड, तो ये तो कोई रूल नहीं है कि दुनिया का हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एसिडिक ही होगा। इट मीन्स के बच्चों जो सी ऑप्शन था हम उसी को ही यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट आंसर मानते हुए इसको लिखेंगे। ठीक हो गया जी। ये था बच्चों एक क्वेश्चन जो कि एसिड की स्ट्रेंथ के मुतल्लिक़ हमें डिफ़ाइन करवाता है। जी बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया गया है जिसमें लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि इनमें प्रोटॉन लेने और देने दोनों की कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो जैसा कि अगर आप लिखते हो ना HCO3- ये फर्दर आयोनाइज हो जाए तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और CO3-2, यानी कि आप इसे एसिड के तौर पर यहाँ पर एंटरटेन कर सकते हो, और इवन अगर आप इसको एक H पॉजिटिव प्रोवाइड करते हो तो इट कैन गो टू दिस डायरेक्शन H2CO3। तो इसलिए ये एसिड और बेस दोनों की तरह सर्व करता है, इस वजह से ये एम्फोटेरिक होगा। सेम आपको इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए B और D ऑप्शन दोनों में भी आपको यही फिनोमेना देखने को मिलेगा कि जैसे आपके पास अगर है ना HPO4-2, आप इसको प्रोटॉन देते हो तो ये बदलेगा
H2PO4-1, या ये आयोनाइज होता है तो ये बदलेगा H+ और PO4-3 में, तो ये भी एम्फोटेरिक है। लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है इसमें OH नेगेटिव सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ये इजीली प्रोटॉन देता नहीं है, तो इसलिए इस स्पीशी को हम कहेंगे कि ये एम्फोटेरिक नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की सलाहियत इसमें बहुत कम होगी बाकियों के मुकाबले में। इस वजह से हम इसको आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का। जी बच्चों, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग H2PO4- आर गिवन बिलो। कुछ रिएक्शंस नीचे लिखे गए हैं जिसमें ये वाली स्पीशी किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है। वो रिएक्शन आपके सामने हैं कि H3PO4 वाटर में डालेंगे तो ये स्पीशी जनरेट हो रही है। यहाँ पर H3PO4 सर्व कर रहा है एक एसिड के तौर पर, ये सर्व करेगा बेस के तौर पर, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और ये होगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट, दूसरे रिएक्शन में जो H2PO4 है ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये सर्व करेगा एज एन एसिड, ये होगा फिर बेस, ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। थर्ड रिएक्शन में आप देखते हो तो H2PO4 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये होगा बेस, इसने प्रोटॉन दिया तो ये सर्व करेगा एसिड के तौर पर, ये बनेगा फिर कॉन्जुगेट एसिड और ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। ये तीन रिएक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं कि कौन एसिड और कौन बेस है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग H2PO4-1 एक्ट्स एज अ वीक एसिड। हमने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से वीक एसिड के तौर पर कहाँ पर ये सर्व करेगा, तो वो मेरा ख्याल है कि हमें बिल्कुल क्लियर है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड रिएक्शन में कर रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की ऑप्शन क्या लगाएगी जिसमें 1 और 2 दोनों होंगे। उसकी वजह यह है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब आप इस कंपाउंड को देखते हो, इस रिएक्शन को, तो इसमें ये अपेरेंटली लगता है कि प्रोटॉन दिया गया है तो ये एसिड है, एसिडिक रिएक्शन है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन हमने क्वेश्चन को हाईलाइट करना है माइंड में कि हमसे H3PO4 का बिहेवियर तो नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है H2PO4-1 का बिहेवियर। तो इसलिए आपका माइंड फ़ौरन 1 और 2 वाली ऑप्शन को क्लिक करेगा। लेकिन काइंडली इस तरह के क्वेश्चन को एक रिलैक्स माइंड के साथ अप्रोच करें और उसको केयरफुली पहले समझ लें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमने किस स्पीशी को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। ऑप्शन में आपको 1, 2 की ऑप्शन भी है, सिर्फ 3 भी है, सिर्फ 1 भी है और सारी भी हैं, लेकिन हम यहाँ से पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि एसिड के तौर पर सर्व इसने सिर्फ सेकंड रिएक्शन में किया है। ठीक है। तो ये बच्चों एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, पास्ट में, मतलब एसिड बेस में से क्वेश्चन तकरीबन हर साल सिलेक्शन में आता है कोई ना कोई, तो वो इस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। ओके बच्चों, एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट, लेकिन हम यहाँ ये देखेंगे कि लेट्स से मेरे पास है Cl2O7, मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूँ वाटर में, तो ये क्या बनाएगा HClO4 पर क्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहलाता है। अगर आप P4O10 को हाइड्रोलाइज करते हो तो ये मोस्ट प्रोबेबली H3PO4 में कन्वर्ट होगा, जो कि वीक एसिड है। आप SO3 को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो इस डेजोल्यूशन से H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये भी एक वीक एसिड है। और अगर बोरिक एनहाइड्राइड को लेके आप पानी में डिज़ोल्व करते हो तो ये बनाएगा H3BO3, जो कि एक्सट्रीमली वीक एसिड है। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 ही बनता है, बाकी इसके मुकाबले में सारे के सारे वीक एसिड में आते हैं। यहाँ पर सॉरी, ये H2SO3 बोला मैंने, 4 नहीं बनेगा।
नहीं सॉरी ठीक है, SO3 है तो उसके मुताबिक यही बनेगा, सही लिखा था 4 ही होगा, क्योंकि वो मुझे लगा कि यहाँ पर 2 है, लेकिन SO3 के लिहाज से यही रिएक्शन है। अलबत्ता यहाँ पर इसका और इसका टाई आप सोच सकते हैं, लेकिन HClO4 H2SO4 के मुकाबले में कई गुना स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम आंसर Cl2O7 को ही क्लिक करेंगे बच्चों, अदरवाइज़ हम H2SO4 को नहीं कंसिडर करेंगे। और बच्चों आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड सोल्यूशन इज़ कंबाइंड विद अ बेस सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अगर हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा देते हैं, तो क्या चेंज आती है। चूँकि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो टेम्परेचर राइज़ करेगा, ये वाली ऑप्शन सही है। टेम्परेचर फॉल करेगा सोल्यूशन का, ये ऑप्शन सही नहीं है। द सोल्यूशन टेम्परेचर रिमेन सेम, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन होता ही हमेशा एक्सोथर्मिक है। वो कम है या ज़्यादा है वो एक अलग स्टोरी होती है। और जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो हमेशा साल्ट बनता ही है, वाटर कभी बने या ना बने, लेकिन साल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी दुरुस्त है। तो हमें वो वाली ऑप्शन ढूंढनी होगी जिसमें 1 और 4 का जिक्र हो। 1 ओनली नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 ओनली। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला लेक्चर था एसिड बेस के मुतल्लिक़। अगले लेक्चर के साथ हम नेक्स्ट मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।